नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक जितना भी कह सकते हो लॉन्ग का क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे आज के इस पेपर पैटर्न के अनुसार। देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स का एक मॉडल पेपर है जो कि 346 BS कोण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये कोण आपको मतलब एक प्रकार से देखो, मॉडल पेपर का मतलब तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड का जो है वो पेपर आता है। ठीक है, तो यहां पर पैटर्न समझाने के लिए मैं मॉडल पेपर लेता हूं और इसमें जितने क्वेश्चन रखे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और जितने भी बच्चों को 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है यूपी बोर्ड के लिए, आपका ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और मॉडल पेपर भी आपका यूपी बोर्ड के पैटर्न पर है, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और 70 नंबर का जो है यहाँ पर पूर्णांक है, देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट आपका इसका टाइम रहता है। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले आपको एक खास बात यह है कि आपको 10 आज ऐसे डेरिवेशन बताए जाएंगे जो कि भाई बोर्ड में आपके छपने वाले हैं। ठीक है ना, और डेरिवेशन तो यार आप जानते हो कि भाई 5 नंबर से कम में कभी नहीं पूछा जाता, और अगर 3 नंबर में आएगा तो फिर वहां पर छोटा सा क्वेश्चन रहता है। हमारी डेरिवेशन के भी देखो कई टाइप होते हैं। आपके जो फिजिक्स है ना, आज के इस पेपर में आप जानोगे कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो सेट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप इसका देखो निर्देश पढ़ लेना है ना। यहां पर देख सकते हो नोट में बताया कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इसके निर्देश यहां पर देख सकते हो काफी सारे निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि इसमें एक निर्देश है, आपका जो पेपर है रहेगा वो 5 खंडों में बटा रहेगा। एक खंड आ, बा, सा, दा। और आज का ये जो वीडियो है ये इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन वाला रहेगा। देखो सबसे बड़ी बात ये है, पेपर आपको कई सारे चैनलों पर प्रोवाइड भी कराए जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन पूरा का पूरा नहीं दिया जाता, तो यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए तो अब क्या करते हैं, पहले खंड में जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, खंड नंबर आ में देख सकते हो यहां पर बताया है ना 1 नंबर का एक क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की पहले शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहां से आपका स्टार्ट होता है पहला खंड आ, और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहां पर पहला प्रश्न आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक के होता है। तो भाई चांदी का परावैद्युतांक के क्या होता है, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें आपको आंसर पर जाना है तो चौथे विकल्प पर लगाएंगे। यानी के बराबर आपका इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो दूसरा क्वेश्चन, यहां पर आपके पास ख नंबर एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें करा कि NPN ठीक है ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया है और यह परिपथ है। देखो आपके पास एक ये ट्रांजिस्टर है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये कैसा ट्रांजिस्टर है, NPN। देख सकते हो यहां पर ये NPN, ठीक है NPN ट्रांजिस्टर है। और इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि यह परिपथ कैसा है, और इसके लिए आपको इस विकल्प पर जाना है। पहला विकल्प देखो दिया है आपके पास उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का, दूसरा आपके पास है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का, उभयनिष्ठ संग्राही प्रवर्धक, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है चित्र, इसके अनुसार आपका जो NPN ट्रांजिस्टर है वो कैसा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। ठीक है ना, ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिएगा यहां से टोटल हमारे देखो फिजिक्स में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूरा पेपर का पैटर्न आपको समझाया जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो यहां पर देखिएगा ग नंबर क्वेश्चन है, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो यहां पर आपका हो जाएगा इसका वैल्यू 2, कितना रहेगा 2.0। ठीक है, आपको दूसरा वाला ऑप्शन टिक कर देना है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है, आपके सामने एक रिएक्शन दिखाई गई है फिजिक्स की। ठीक है, क्या है, समीकरण है आपके पास, यहां पर कह सकते हो 4NH1। अब देखो आपके सामने इस प्रकार से, और इसका हमारा रिएक्शन जो है वो 2 भागों में टूट रहा है। एक देख सकते हो यहाँ पर हीलियम के रूप में, फिर इसी में +2 करके यहाँ पर बीटा +1 है और यहाँ पर Q है। तो कहता है कि आपका ये क्या व्यक्त करता है, इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कैसी जो है रिएक्शन है या समीकरण है, आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखो एक आपने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन और एक आपने पढ़ा होगा संलयन।
तो जब दो नाभिक क्या होते हैं मिलकर के एक बड़ा नाभिक बना देते हैं या कहे तो मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, संलयन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपके मिलकर के यहाँ पर देख सकते हो आपका एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, संलयित तो हो रहे हैं, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन और संलयन आप लोग पढ़ लेना, काफी ज्यादा कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो और लास्ट वाले चैप्टर यानी परमाणु और नाभिक जो आपका चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विखंडन भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ये संलयन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्या, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये समीकरण क्या व्यक्त करता है, नाभिकीय संलयन को व्यक्त करता है। चलिए तो यहां से आपके घ नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आइए अंगा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। देख सकते हो यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर आपके पास जो तीसरा विकल्प अल्फा कण है, यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या है, मूल कण नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको इसी में टिक करना है। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपके 6 ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R, प्रेरक आपका L तथा संधारित्र आपका C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, मतलब कि ये तीनों क्या है, आपके जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में। तो बन जाता है आपका कौन सा परिपथ, LCR परिपथ, ठीक है ना। जब श्रेणी क्रम में ये तीनों जुड़े होते हैं तो कैसा परिपथ बनता है, तो LCR परिपथ बनता है। अब ये कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है, तो किस स्थिति में धारा विभव पश्चगामी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने देखो कुछ स्थितियां हैं, जैसे अनुनादी आवृत्ति आपकी N है और अनुनादी आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति है ये N और अनुनादी आवृत्ति क्या है आपकी NR, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ पोजीशंस दिखाई गई, इनको आपको पहचानना है, जो कि पश्चगामी के रूप में जब हो। तो यहाँ पर चौथा नंबर एक दिख रहा होगा N ग्रेटर देन NR, ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट वाला विकल्प हो जाएगा चौथा नंबर का। इसके बाद देखो 6 ऑब्जेक्टिव खत्म। अब यहां से आपका आएगा खंड बा। तो खंड बा में आप देखोगे तो यहां से देखो पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, मतलब कि ये फर्स्ट जो आपका पार्ट नंबर 1 बुक है ना, पहला पार्ट यानी भाग 1, ठीक है ना। इसमें आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें आपका एक लास्ट वाला चैप्टर है, सबसे अंतिम वाला, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस चैप्टर में कोई डेरिवेशन नहीं है, तो यहाँ पर थ्योरी ज्यादा वहां से पूछी जाती है इस तरीके की। तो देखो इसके गुण यहाँ पर है, पहला एक गुण है विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकृति में अनुप्रस्थ होती है, यानी ये अलग अलग विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से प्रसारित होती हैं और जिससे वे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। तो यानी विद्युत और चुंबकीय तरंगें, जैसे कि आपकी एक ये विद्युत तरंग हो गई और ये चुंबकीय तरंग हो गई, तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, एक इस दिशा में तो एक इस दिशा में, और एक अगर इस दिशा में जा रही तो एक इस दिशा में, ऐसे मतलब एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें एक ये मुख्य विशेषता होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये तरंगें निर्वात में सीधी रेखाओं में संचारित होती हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 गुण इनके बताने थे या 2 विशेषताएं जो कि इस तरीके से आपकी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए का नंबर हो गया दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका दूसरे का खा, देहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा कुछ इस तरीके से आपको लिखनी है और देखो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये छपते हैं, ठीक है ना, यानी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तो जो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो मैं इस तरीके से जितने भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, इनको आप जरूर जो है सॉल्व करना और जितने क्वेश्चन है इनको आप टिक करते जाना। मतलब जैसे क्वेश्चन बैंक है या कहीं बुक है तो आप लोग उसमें टिक कर लेना, तो जब एग्जाम आएगा आपका पास, है ना, एग्जाम जब पास आएगा तब तो आप बार बार वीडियो देखोगे नहीं, तो आपके लिए यही बेटर रहेगा कि आप जल्दी से कॉपी को ओपन करके उन क्वेश्चनों को तुरंत जो है रिवाइज कर सको। तो इसलिए इन क्वेश्चनों पर टिक कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देहली तरंगदैर्घ्य का आंसर देखिएगा। देहली तरंगदैर्घ्य या सस्तबद्ध तरंग का मतलब होता, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है या है
किसी धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की वह सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जिससे उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसे लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। देखो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा परिभाषा देखो। किसी धातु पर पड़ने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर एक निश्चित मान से ज्यादा होती है तो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। देखो मतलब यहाँ पर यह है, जैसे कि आपके पास मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव जब बताया था, है ना, तो मान लीजिए होता क्या, देखो यूट्यूब है, अब काफी सारे बच्चे आ जा रहे हैं चैनल पर, तो उनको आज पता चलेगा तो बोलेंगे भैया कब बताए थे। तो जो पुराने छात्र हैं उनको पता है, नहीं जो पहले से ज्वाइन हुए हैं। तो जैसे नए आप आए हैं तो भाई आपको नहीं पता होगा, मानता हूं मैं। तो उसमें हुआ क्या था, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कोई एक धातु का ये टुकड़ा रहता है, ठीक है ना, मान लो हमारे पास क्या है कि धातु का टुकड़ा है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आप कोई प्रकाश जो कि परावैंगनी प्रकाश जब इसमें डालते हो तो ये धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, धातु की सतह पर उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, इसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव बुलाते थे। अब यहाँ पर आपका ये जो प्रकाश आप डाल रहे हो परावैंगनी प्रकाश है ना, परावैंगनी प्रकाश, वो आपका इतनी आवृत्ति का होना चाहिए, या यही होती है देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य, है ना, कि ये आपका इस धातु से इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने में पॉसिबल हो, यानी संभव हो, या इसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए जो करा सके धातु का जो है उत्सर्जन, वही आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति। और यहाँ पर आपकी बात करी गई तरंगदैर्घ्य की, जो कि इसी तरीके से यहाँ पर आपका इसका आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जो है समझ गए होंगे और ये चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए ग नंबर क्वेश्चन आपके पास है, n बराबर 3/2 अपूर्णांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर। देखो यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, आप पहले इतना अपूर्णांक का कांच है, कांच के एक उत्तल लेंस को कितना 3.2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी है ना, यानी f और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या इफेक्ट होगा। भाई अपर्तनांक कांच का सेम है और द्रव का भी सेम है, जब दोनों अपर्तनांक सेम होते हैं तो आपको इतना सिर्फ आंसर लिख देना है कि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और जो प्रकृति है वो लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, ठीक है। इतना आपको बता देना है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आप देख रहे हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा कि भाई जो कांच हम डुबो रहे हैं उसका आपका अपर्तनांक कितना है, 3/2 है, और जिस द्रव में डुबो रहे हैं उसका भी अपर्तनांक क्या है, 3/2 है, ठीक है। तो ऐसे में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी और लेंस समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए घ नंबर क्वेश्चन, किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ यानी बीटा का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर यहां से देखिएगा। किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ से तात्पर्य कलेक्टर करंट में है ना, कलेक्टर करंट मतलब इकट्ठा होना, ठीक है ना, बदलाव और एमीटर करंट में बदलाव का अनुपात होता है, ठीक है ना। क्या होता है, दोनों का ये रेशियो है, ठीक है ना, क्या है, धारा लाभ रेशियो होता है यानी अनुपात होता है। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ को अल्फा द्वारा दर्शाते हैं और ट्रांजिस्टर के धारा लाभ को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि इसका पहला एक पॉइंट यहां पर दिखाया गया है, सामान्य आधार अवस्था या व्यवस्था में कलेक्टर वोल्टेज स्थिर रहने पर कलेक्टर करंट और एमीटर के करंट में बदलाव के अनुपात होता है। बदलाव का क्या होता है, ये रेशियो अनुपात है। एंड दूसरा इसमें एक पॉइंट आपका यहाँ पर ऐड है, इसमें आप इसको बता सकते हो, सामान्य संग्राहक व्यवस्था में संग्राहक वोल्टेज स्थिर रहने पर संग्राहक करंट और आधार करंट में बदलाव का अनुपात, ठीक है। इस तरीके से आप इसका बता दोगे। इसके बाद यहाँ से आपका आता है अंगा नंबर। देखो यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है दूसरे का अंगा, ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन है 2 नंबर का। आपके पास नाइट्रोजन है और जो कि इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर 7 इसका परमाणु क्रमांक और इसका द्रव्यमान द्रव्यमान 14 इस तरीके से लिखा है 7n14। तो नाभिक पर कूलाम के में आवेश की गणना करिए, यानी कि इसके नाभिक पर कूलाम में जो है आवेशों की गणना करनी है। तो आप सभी ने क्वांटमीकरण सिद्धांत ये वाला पढ़ा होगा, है ना, ये वाला फार्मूला Q बराबर हमने क्या पढ़ा है, Ne पढ़ा है। आपको आवेश ज्ञात करना है, तो भाई आप देखो यहाँ पर अच्छे तरीके जानते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना रहेगा, 7
है, तो 7 यहाँ पर ये हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। बस निकाल लो, यहाँ पर 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 11.2 गुणे 10 के घाते क्या है -19, और आवेश है तो इसका मात्रक कूलम। इतना आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक तरीका है। चलिए यहां से देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि एक हेनरी प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखो क्वेश्चन मैं हर तरीके के बताता हूं, फिर वह चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो। अभी मैं आपको ये डेरिवेशन भी देने वाला हूं जो कि टॉप 10 डेरिवेशन है, और इनको आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो अभी ये सोल्यूशन के साथ चल रहे हैं तो इनको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लो। फिजिक्स के अब आपकी जो ये सीरीज स्टार्ट हुई है एकदम रामबाण सीरीज है आपके लिए, तो समझ सकते हो भाई। आपको जिन बच्चों को भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही ज्यादा वीडियो लाइए भैया, बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम कवर कर लेंगे, तो अब से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्यादा वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि भाई एग्जाम तक के लिए कम से कम आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी उसके बाद आप भले अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम तक आप कर लो, ताकि थोड़ा बहुत देखो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ज्ञान हमारा बाहर नहीं जाता या बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं पर काम जरूर आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं पढ़ाता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अदर चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, तो हर जगह से आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा और वो काम आएगा, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाकर आप चलिए एग्जाम तक। चलिए यहां से देखिएगा, आपका 4 नंबर क्वेश्चन, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है, एक हेनरी एक समृद्ध परिपथ या कुंडली में स्वप्रेरकत्व का मान है जिसमें प्रति सेकंड 1 एम्पियर की उत्प्रेरण धारा की प्रसारण से 1 वोल्ट का उत्पादन होता है, और इसका नाम हेनरी अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दे सकते हो हेनरी के लिए। और इसके बाद यहां से 4 नंबर तक यानी 6 क्वेश्चन हमारे दूसरे के अंतर्गत हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी तीसरे का नंबर, इसमें आपका एक न्यूमेरिकल है, इस तरीके से दिया गया है, देख सकते हो, और मैं आपको यहां पर सोल्यूशन के साथ लेकर के आया हूं, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी है ये, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब आप लिखोगे तो यहां पर ईवी बोलते हो ना इसको, तो का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की घाते -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखो मतलब वैल्यू को पहचानना आप सीखो, है ना। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, तो चलिए रेडियस आपको इसमें क्या करना है, ज्ञात करना। अब यहां पर पहले न्यूमेरिकल ज्ञात करने के लिए जो चीजें दी हैं उसको पहले लिखो। तो आपका विद्युत क्षेत्र यहां पर इतनी ऊर्जा का यहां पर दिया ना 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 45 ईवी हो गया, और इसी को आप ईवी को जो है जूल में चेंज करोगे तो 1.6 गुणे 10 का 19 का गुणा हो जाएगा माइनस का, तो ये ईवी का वैल्यू और बी का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये दिया है और रेडियस आपको ज्ञात करना है, तो आप इसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दो जो कि यहां पर इस तरीके से लगेगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv बटे क्यू भी, और mv और यहां से भी आप इस फार्मूले से v बराबर √2 के m से निकाल सकते हो, जहां पर आप देख भी सकते हो सारा कुछ दिया गया है कि आपकी वही काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो कि आपके पास दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से भी का मान निकलेगा। बाकी आप सारा कुछ यहां पर सोल्यूशन देख सकते हो। यहां पर ये कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट यहां से स्टार्ट है, फिर इसके बाद अगला स्टेप ये है, फिर इसके बाद ये स्टेप, और लास्ट में 0.25 मीटर्स में आपकी ये रेडियस आ जाएगी त्रिज्या, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर ये भी आपका मीटर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसको फिर समझ लेना, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, फार्मूला है, और सूत्र आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें वैसे भी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसके बाद आप देखिएगा यहां से अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके पास एक थ्योरी का पोर्शन वाला क्वेश्चन देखो, खा नंबर तीसरे का, है ना। यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चल करके d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित जो वेग है यानी इकट्ठा किया गया जो वेग है वो √2qEd बटे m है, ये सिद्ध करना है। तो भाई क्वेश्चन ये आप इसमें क्या कर लो, इंपॉर्टेंट वाला एक बैच लगा लो। ठीक है, मतलब आपको इस प्रश्न को तैयार करना है, और इसके चांस कितने हैं आने के, तो लगभग 85%। ठीक है ना, मैं 100 में 100 नहीं बोलता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन या वैल्यू को चेंज करके थोड़ा सा घुमा फिरा करके, क्योंकि आप जानते हो कि देखो जो यूपी बोर्ड है, हमारा यूपी बोर्ड में पेपर जो है हमेशा ऐसे सेट होते हैं जो कि क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, लेकिन ऐसे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा, इसलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। तो इसका आप
स्क्रीनशॉट करो एक बार, फिर इसका आंसर देखो। देखो कह रहा है आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ पर दिया कण पर लगने वाला जो त्वरण होता है ना, A बराबर F बटे M, या इसी में आप जानते हो F बराबर QE होता है फॉर्मूला एक, ठीक है ना। बल बराबर F क्या है आपका बल है, M आपका द्रव्यमान है ना, तो बल बराबर आपका क्या होता है आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फॉर्मूला इसी से बनाना। A बराबर, अब जब कण विरामावस्था से चल करके d दूरी तय करता है, इसमें आपने देखा ना विरामावस्था से चल करके d दूरी तय करता है, तब देखिएगा ये आपने गति के नियम पढ़े थे क्लास 11th में, ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलोगे कहाँ से आ गया, तो यार यही वही पुराना फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अब यहाँ से देखोगे तो भाई u स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कण विरामावस्था से चल करके d दूरी तय कर लेता है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 2as बचा केवल, तो यहाँ पर यस क्या है, वही आपकी दूरी जो कि यहाँ पर d आपने माना है, ये देखो, या s दूरी भी कह सकते हो। तो यहाँ से ये बनेगा, और a का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दिया है QE बटे m, तो a की जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हो वही चीज़। अब देखो ये b स्क्वायर बराबर यहाँ पर है, तो ये देखो b स्क्वायर बराबर 2AD है ये आपका इधर। अब अगर v का वैल्यू याद करोगे तो ये स्क्वायर इधर रूट बना देगा इसको, तो अंडर रूट के अंदर ये पहुंच जाएगा 2AD। अब a का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रखा गया इसी में QE बटे m, तो ये वही चीज़ है यहाँ पर रख दिया, बस इतना आपका आंसर है। और या तो इसको लिख दो तो ये आंसर है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा जो त्वरण है, ठीक है। तो इतने में आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात करिए। तो काफी बेटर सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -f0 बटे fe, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेत्रिका लेंस fe है, e का मतलब आई यानी आंख, है ना, तो नेत्रिका लेंस हो जाएगा, और अभिदर्शक लेंस आपका यहाँ पर 0 है। तो ये आपका 9 दिया गया है आवर्धन क्षमता इनकी दोनों की, तो यहाँ पर देख सकते हो ये लिया है। इसी प्रकार से आप f0 की या f0 की वैल्यू ज्ञात करना चाहोगे तो भाई यहाँ पर हो जाएगा ये FE का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। दूरदर्शी की नली की लंबाई यहाँ पर इस तरीके से ये फार्मूला लगता है f0 प्लस FE, है ना। अब यहाँ से देखो f0 का वैल्यू ये है तो इसको रख देंगे, FE आपका वही रहेगा, और इसके बाद बराबर में आपका ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है ना, बीच की दूरी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 10 FE बराबर 20, तो FE बराबर आपका हो जाएगा 20 बटे 10 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हुआ। और f0 का वैल्यू भी यहाँ से आप निकाल सकते हो क्योंकि ये 2 आ गया, तो इसकी जगह पर 2 रख दोगे तो 9 गुणे 2 यानी 18, तो 18 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर दोनों का पूरा कैलकुलेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, घ नंबर कह रहा है कि ओमीय तथा अनओमीय, ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार मिला होगा फिजिक्स में, ठीक है ना। जितने भी बच्चे फिजिक्स अभी तक अच्छे तरीके से नहीं किए हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि भाई हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जो बच्चे अच्छे तरीके से फिजिक्स को जानते हैं और पूरे साल अपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपको ये जरूर क्वेश्चन मिला होगा, और कई बार प्री बोर्ड में और स्कूल के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो देखिएगा, और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यानी क्या होते हैं ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। फिर कह रहा है क्वेश्चन, अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींच करके गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर यहां से देखिएगा, आपको इसमें लिखना है, पहले यहां से आंसर रहेगा और इसका थोड़ा सा डायग्राम भी है। देखो यहां से ओमीय परिपथ से प्राप्त प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। सबसे पहली बात इतना तो इजी है, आप बता दोगे भाई ओमीय परिपथ से प्राप्त, यानी जो ओमीय परिपथ है इससे प्राप्त प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। तथा अनओमीय परिपथ से प्राप्त प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। किसी विशेष क्षण विभवांतर तथा धारा के अनुपात के गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप जानते हो भाई यहाँ पर R बराबर V बटे R, ठीक है ना, V बटे I होता है, यानी धारा भी होती है इसी में। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो। बाकी डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका विभवांतर की दिशा हो जाएगी इधर, और ये धारा की दिशा हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से ये दिखा रहा है इसका गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें डायग्राम भी बना सकते हो और इतना थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप आ जाओगे, फिर तीसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरे की देखो यहाँ पर घ नंबर तक के क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ आपका खंड द स्टार्ट है, और इसमें आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने का नंबर,
परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा इसका आंसर इसमें टोटल क्या है, थ्योरी है और कुछ नहीं है ना, थ्योरी आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक। पहला पॉइंट परमाणु क्रमांक, आप सभी जानते हो ना परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, हीलियम का 2 है ना। इसी प्रकार से लगातार क्रम से जो चलते रहते हैं। तो परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है। क्या दिखाता है, परमाणु में कितने आपके प्रोटॉन है वो दिखाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो दिखा देता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा भिन्न होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का क्या होता है, योग होता है, कुल संख्या को दर्शाती वही चीज है, यानी योग, यानी ऐड कर दे जैसे। तो इस प्रकार से ये योग हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट, और ये बेसिक है भाई, क्लास 9th में आपने इसको पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है परमाणु का द्रव्यमान नाभिक के कारण ही होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के कारण ही होता है, क्योंकि नाभिक में ही आपका पाया जाता है न्यूट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कोई आपका ये इस प्रकार से एक तत्व है जिसमें आपके ये कक्षाएं होती हैं और यहाँ पर नाभिक होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपेक्षाकृत नगण्य होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताना है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बीच मुख्य अंतर है कि किसी परमाणु संख्या एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या बताती है, जबकि द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। यानी आप सभी देखो, मैं यही जो ऊपर चीजें बताया वही जस्ट यहां पर है। आपसे ये कह रहा है कि परमाणु संख्या जो होती है या परमाणु क्रमांक जो संख्या वो केवल नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को दिखा रहा है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है आपका, वो द्रव्यमान क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को दिखाता है, क्योंकि ये इन दोनों का योग ही होता है द्रव्यमान, है ना। तो भाई दोनों को तो दिखाएगा ही। इस तरीके से आप ये पॉइंट बता दोगे। एंड लास्ट एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, परमाणु संख्या सदैव द्रव्यमान संख्या से कम होती है। बेसिक सी बात है, परमाणु संख्या मैंने जैसे बताया, मान लो आपके पास क्या है, हीलियम है, जैसे आपके पास He हीलियम है, इसका जो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है वो 2 होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 4 होता है, क्योंकि इसमें नाभिक में आपके 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन रहेंगे, तो दोनों का योग आपका कितना होगा, 4 होगा। तो द्रव्यमान 4 हो गया, और क्रमांक आपका इसमें नाभिक में 2 ही प्रोटॉन है, तो यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा है कि परमाणु संख्या सदैव परमाणु द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। तो संख्या देख सकते हो 2 है और द्रव्यमान क्या है, 4 है, तो भाई 2 4 से कम नहीं होगा, बिल्कुल कम है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए यहां से खा नंबर क्वेश्चन। खा नंबर आपके सामने कह रहा है कि नॉर गेट NOR, ठीक है ना, क्या है आपका ये जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता था, है ना। गेट वैसे हट गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर गेट क्या है, इसका तर्क प्रतीक खींचिए तथा सत्यता सारणी बताइए, है ना। तो मतलब एक व्यंजक बनाना है कुल मिलाकर के इसका। तो देखिए नॉर गेट इस प्रकार से होता है, ये AB क्या है आपके यहाँ पर, ये निवेशी सिग्नल है। निवेशी का मतलब होता है जो इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है y बराबर A प्लस B, जो कि बार के रूप में है, ठीक है ना। ये नॉर गेट का प्रतीक होता है। सत्यता सारणी इस तरीके से बनाते हैं, देखो यहाँ पर A और B ये निवेशी हैं, तो जब आपके निवेशी सिग्नल दोनों 0 रहेंगे तो निर्गत आपको 0 प्राप्त होगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाया गया 0 1 के लिए आपका 1, तो यहाँ पर आपको y बराबर 1 हो जाए 0 हो जाएगा, 1 और 0 आपका 1, तो यहाँ पर 0, तो जहाँ जहाँ पर 1 1 वहां पर 0 0, जहां पर 0 वहां पर 1, इतना आपका सत्यता सारणी में दिखा देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाता है। इसी के बाद आपका गा नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण लिखिए। तो अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, ठीक है ना। वैसे सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर I बराबर दिया गया है धारा समीकरण इस तरीके से एम्पियर में, और एक वोल्टेज का समीकरण ये दिया है वोल्ट में। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट में वैल्यू ज्ञात करनी है। फर्स्ट कह रहा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, सेकंड कह रहा है आवर्तकाल, और थर्ड कह रहा है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर। 3 क्वेश्चन इसमें ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए
जब आपको धारा का वर्ग मूल मान ज्ञात करना है तो आई बराबर ये समीकरण दिया है, आई नॉट का ये वैल्यू होगा ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो आई नॉट का वैल्यू जब आप इससे इस समीकरण से कंपेयर करोगे तो आई नॉट ये आएगा, और यहां से आप देखोगे इसी में आप इसको भी कंपेयर करोगे तो वी नॉट का वैल्यू ये आएगा, दोनों वैल्यू निकल आई। अब यहां से देखो धारा का वर्ग मूल मान जो होता है आई आर एम एस, ये होता है आपका आई आर एम एस यानी रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू आई नॉट बटे रूट 2। अब आई नॉट का वैल्यू ये है, अंडर रूट 2 का इसी में भाग करा दो, तो देखो यहाँ पर ये कराया है इस तरीके से, और इतना वैल्यू आपका ये लास्ट में निकाला है, यही है आपका धारा का वर्ग मूल मान। सेकंड है आवर्तकाल ज्ञात कर दो। सेकंड नंबर आवर्तकाल ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी बराबर यहाँ पर आपके पास 628 टी, इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा 628, और ये आपका 2 पाई बटे टी, जो कि आपको इसमें टी ज्ञात करना, यही होता है आवर्तकाल। 2 पाई बटे टी है ना, तो टी जो है कैपिटल टी, यही आवर्तकाल है। तो क्या करोगे, टी बराबर इधर करके 628 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो ये इसकी पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखा है, और इसका यहाँ पर 3.14 आएगा, और यहाँ पर 628 है, तो इसका काट के यहाँ पर इस तरीके से, और सोल्यूशन लास्ट में 0.01 सेकंड, जो कि इसका टी यानी आवर्तकाल का वैल्यू है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है धारा तथा वोल्टता के बीच काल अंतर। तो इस तरीके से धारा तथा वोल्टता के बीच काल अंतर बराबर हो जाएगा ये वैल्यू, और इसी में आपको माइनस कर देना एक बार ये, यानी एक बार पाई बाई 6 प्लस कर देना और एक बार पाई बाई 6 जो है माइनस कर देना 628 टी में, ठीक है, दोनों प्रकार से, और बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर इसका सोल्यूशन इस तरीके से पाई बाई 3 आएगा, तो ये कालांतर है। अब पाई बाई 3 का मान कितना होता है, तो देखो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और बटे में क्या है 3, तो इससे काटोगे तो 6 3 18 यानी 60 अंश जो है वो आपका इसके बीच का कालांतर आएगा, ठीक है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए क्वेश्चन का पूरा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट एक बार मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आप देखिएगा घा नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन घा आपके सामने है, जो कि इसमें कहा गया है, जिसमें गामा वाई किरणों के 4 प्रमुख गुण लिखिए। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है। चलिए तो यहाँ पर इसका देखिएगा थ्योरी, आंसर है गामा किरणों के गुण। गामा किरणें ऊर्जा में भारहीन पैकेट होते हैं जिन्हें फोटान कहते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, फोटान कहा जाता है, ठीक है। फोटान क्या होता है, एक प्रकार से बंडल ऊर्जा के। दूसरा पॉइंट यहां पर है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उच्च आवृत्ति वाले छोर से आने वाली तरंगें होती हैं, दूसरा। एंड तीसरा पॉइंट है, गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता, यानी इनमें कोई चार्ज नहीं रहता है, किसमें, गामा किरणों में, इसीलिए इनको उदासीन माना जाता है। भाई किसी में अगर मान लो कोई चार्ज नहीं है तो वो उदासीन है। जैसे कोई आदमी की बात कर लें, किसी व्यक्ति की बात कर लें, वो अगर थोड़ा सा तेज नहीं है तो वो क्या हो जाता है, शून्य बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं इसमें उदासीन, है ना। तो ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास अगला पॉइंट, पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर आपसे पूछा था क्या, गामा तथा पराबैंगनी में से किसकी अधिक होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है, यानी कि आपको पराबैंगनी वाली ज़्यादा रहेंगी और ये वाली क्या रहेंगी, कम रहेंगी, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल फिर से है। तो देख सकते हो भाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। आपने देखा कि भाई पूरे पेपर में, इस पेपर का पैटर्न मैं यही इसलिए आपको बता रहा था कि समझ लो पेपर का पैटर्न। तो आपने देखा कि शुरू से लेकर के अभी तक में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल रहे हैं, कि जहाँ पर आपको इस प्रकार के जो है टॉपिक देखने को मिल रहा है कि भाई न्यूमेरिकल बन रहा है ना। बीच बीच में हर एक क्वेश्चन के अंतर्गत, चाहे आपने शुरू से देखा दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथा नंबर, ये चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपके काखा गाघा इन सभी में बांटे हैं। तो इन सभी में आपको कहीं ना कहीं एक एक दो दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मिले हैं। तो इसी तरीके से आप चौथे का लास्ट है ये, तो जहां पर आपका फिर से एक न्यूमेरिकल है, जिसमें कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर के 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाते हैं। तो वास्तविक नति कोण का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कर देना है। यहाँ पर सोल्यूशन ये है, स्क्रीनशॉट मारो, कैसे समझ सकते हो एक बार देखो। यहाँ पर आभासी नमन कोण tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बटे cos अल्फा। tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर निकालोगे तो cos अल्फा इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो tan थीटा डैश ये 45 अंश है, 36 कोण है ना, और cos अल्फा यहाँ पर कितना है, ये याम्योत्तर जो कि 30 अंश है, ठीक है। इतना आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर बस tan 45 का वैल्यू आपका कितना होता है 1, और cos 30 का आपका यहाँ पर √3/2, क्योंकि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, और वही आपका cos 30 में हो जाता है, जस्ट उल्टा। तो √3/2 ये आएगा, √3 का वैल्यू ये रहा आपके पास, और यहाँ पर 2 का इसमें भाग, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना।
इसलिए ये 0.866 ये tan थीटा का मान है। और जब थीटा निकालोगे तो tan इधर जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो tan इनवर्स ये 0.866 और इसी का आप एंगल ज्ञात करोगे तो ये 40.9 डिग्री आपका आएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका नाती कोण कितना 40.9 डिग्री। तो कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी है। ठीक है, चलिए यहाँ से चौथे नंबर तक के क्वेश्चन खत्म। अब आप देखो यहाँ पर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, कौन से क्वेश्चन में? 5वें वाले में। 5वां वाला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया, देख सकते हो। इसमें पहला है आपका 5वें का नंबर। क्वेश्चन को टिक करना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है ना। क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है तो लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए और क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 हो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। पहले तो लेंस की क्षमता दी गई है, इसमें कितनी दी है लेंस की क्षमता? यहाँ पर देख सकते हो -2.5 डायोप्टर। ठीक है, ये दी है ना। उसके बाद क्राउन कांच का अपवर्तनांक ये कितना है? 1.65 दिया है। लेंस की पहले फोकस दूरी जब ज्ञात करोगे तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का? F बराबर 100/P। ये लेंस की जो क्षमता है ये आपकी माइनस में है, तो इसको रखोगे तो यहाँ पर -40 आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर में रहता है 100 अगर है, और अगर यहाँ पर 1 होता तो वो मीटर में रहता है ना। तो अलग अलग तरीका होता है क्षमता निकालने का। अब इतना 40 आ गया माइनस का। अब लेंस अगर समावतल है, अतः जो R1 बराबर होगा वह इनफाइनाइट और R2 आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा। तो ये सूत्र आपके सामने होता है, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा नहीं, एक बार पुनः से देख लीजिए। 1/F बराबर n-1 और यहाँ पर 1/R1 - 1/R2, इस तरीके से ये वाला सूत्र। ठीक है ना, यहाँ पर R2 ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से सारी वैल्यू पहले रखो। n का वैल्यू यहाँ पर रखोगे, f का वैल्यू -40 यहाँ पर रखोगे, R1 का वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ पर रखोगे। अब देखो ये इनफाइनाइट ही इस प्रकार से यहाँ पर 1/R2 यहाँ पर बचेगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से इससे आप 1.65 से 1 घटा दोगे तो 0.65 बचेगा। और इसके बाद यहाँ पर R2 जो है आपका, यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, R2 इधर आ जाएगा, 40 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ। और ये माइनस इसलिए यहाँ पर ये प्लस का हो गया है ना। बोलोगे 40 इधर माइनस का था तो इधर प्लस का कैसे हो गया? तो इसका एक माइनस यहाँ पर पहले से था और ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई में गया तो प्लस हो गया। इन दोनों का गुणा कराओगे 26 आ जाएगा, जो कि R2 का वैल्यू है। और यही हो जाएगा लेंस की पृष्ठ की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपका ख नंबर, ट्रांजिस्टर क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बना करके निर्गत अभिलाक्षणिक खींचिए। तो देखिए इसका यहां से उत्तर, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक क्या होता है? युक्ति होती है। ठीक है ना, अर्धचालक की क्या है? ये आपकी युक्ति है, जिसे मुख्यतः प्रवर्धक तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, स्विच, वोल्टेज नियामक, है ना, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑक्सीलेटर आदि के रूप में काम में लाया जाता है। इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये ट्रांजिस्टर को समझ सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर के जो मुख्य भाग होते हैं वो 3 प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अत्यधिक अपमार्जिक उत्सर्जक, न्यूनतम अपमार्जिक पतला आधार तथा कम अपमार्जिक संग्राहक। ठीक है ना, ये आपके जो ट्रांजिस्टर है वो 2 तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के, और इसके 3 भाग थे अभी हमने देखा। एक ट्रांजिस्टर होता है NPN, जिसमें P आप देख सकते हो बीच में है, और एक होता है PNP। ठीक है ना, ये 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात कर लें तो यहाँ पर इसका डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है ना, ये ऐसे डायग्राम बना देना है और यहाँ पर ट्रांजिस्टर का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र एक दिखा देना है। ये आपको इतना कर लेना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको फिजिक्स के जो टॉप 10 फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन है, यानी व्यंजक हैं, ये आपको बिल्कुल कर लेना है। 5 नंबर के लिए छपेंगे, तो अभी जल्दी से आप इनको टिक कर लीजिए, या तो आपको इनका PDF भी मैं बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा। देखिए, तो पहला आपका डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भाई आपको समझ लो 5 नंबर में लास्ट में पेपर को में जो है छपा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ है समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता के लिए व्यंजक, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तीसरा आपका यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या है? व्युत्पत्ति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर चौथा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि फर्स्ट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है ना। मतलब यही नहीं कहूंगा कि जितने भी हैं सारे हैं। ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट पार्ट के
ये कह सकते हो एकदम रामबाण क्वेश्चन आपके रहेंगे सारे। फिर आपका बायो सेवर्ट का नियम आता है। अगला एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए सूत्र। इसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्य प्रेरण गुणांक को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। और 9वां है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा एवं कालांतर। और लास्ट 10वां आपका एक डायग्राम यहाँ पर इसके साथ बनेगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना। तो ये टॉप के 10 जो डेरिवेशन है जो कि मैंने बताया फर्स्ट बुक से हैं। और इसी प्रकार से एक सेकेंड बुक भी हमने बनाया है, तो उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको फर्स्ट पार्ट का पहले इतना तैयार करना है, ठीक है। यानी जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए बता रहा हूं कि ये 10 आपको बिल्कुल करना है। और एक वीडियो जल्द आपका न्यूमेरिकल पर आएगा। बाकी आपको इन सारे जो मैंने बताया इन सभी का अगर आपको पूरा नोट चाहिए चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि यह नंबर है 95114705। इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स 99 रुपए पे मिल रहे हैं, यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, और अगर मैथ है तो मैथ का, ठीक है ना। तो 99 रुपए में आपको सारे विषय के पीडीएफ नोट्स, ठीक है ना, 99 रुपए में सारे विषय के पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाएंगे व्हाट्सएप पर। तो ये नंबर है आपका, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534 पर, ठीक है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स और अनसॉल्व सेट भी रहेंगे प्रीवियस ईयर के, जो कि आपको 99 रुपए में सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, है ना। ये आपका कह रहा है श्रेणी एलसीआर परिपथ धारा परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन। तो सूत्र बनाना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, देखो कह रहा है कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, देखिए आप इसका आंसर थ्योरी है इसमें। नील्स बोहर ने 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करके बोहर के परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा था। और इस मॉडल के मुताबिक परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धनात्मक आवेशित नाभिक होता है और इसके चारों ओर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इस मॉडल के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि भाई बोहर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं या गति करते हैं। हर कक्षा से जुड़ी ऊर्जा निश्चित होती है। तीसरा पॉइंट है नाभिक से दूर की कक्षाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है, जबकि नाभिक के पास मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन यहाँ पर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना या तो टिक कर लेना, ठीक है। आप सभी जानते हो नाभिक वाले चैप्टर से हैं। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इधर आपका अंगा नंबर है जो कि दिया है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो इसका आप इधर का पार्ट सोल्यूशन का पहला ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। आप देख सकते हो डायग्राम के साथ यहाँ पर प्रिज्म वाला क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन देखो प्रिज्म वाले से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका प्रकाशिकी में एक क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है। ये आपके 1 2 3 समीकरण देख सकते हो कैसे बने, एंगल यहाँ पर सारा कुछ दिखाया गया है। इसके बाद इधर का, ठीक है। तो मेन देखो सोल्यूशन पूरा हमने कर दिया यहाँ पर, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेकर के ये फार्मूला लास्ट में निकाल देना, n बराबर sin a प्लस डेल m बटे 2 और होल अपॉन sin a बाई 2, जो कि ये फार्मूला आपके लिए कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, ठीक है। इसके बाद अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में प्रवेश कर देना है। और लॉन्ग वाले क्वेश्चनों में देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चनों को मैंने बताया कि भाई डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है लास्ट में ही पूछता है, यानी लॉन्ग में। पहला क्वेश्चन किरचॉफ के दोनों नियम पूछ रहा है, दोनों नियमों को मैंने बताया है, ठीक है ना, आराम से, संधि नियम और वोल्टता वाला नियम। इसके अथवा में आपका एक क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए और बी लिए जाते हैं तो तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार 4 ओम के प्रतिरोध की गणना करिए। ये आपको अलग से निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर 6 में अथवा था 7वां क्वेश्चन, देखिए ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। इनके 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लुईस दी ब्रॉगली द्रव तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए संबंध इस गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित करिए। और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, जिसमें आपको कौन कौन से श्रेणी हमने पढ़ाया है। और ये क्वेश्चन भाई आपके लिए प्रैक्टिकल वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको बना सकता हूं मैं, इस पर एक वीडियो ला दूंगा आपको कि क्वेश्चन वाइवा में कहां से बनेंगे, जिसमें आपको लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये टोटल 5 श्रेणियां आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं। और
लॉन्ग में आएगा तब, और अगर शॉर्ट में आएगा तो फिर तो भाई 2 या 3 पूछे जाएंगे। और वाइवा में इसको बना के जा सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया कुछ, ठीक है ना। इस पर मैं एक क्वेश्चन मतलब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं वीडियो ला दूंगा। ये हो जाता है। इसी के अथवा में आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को व्यक्त करिए। और लास्ट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से फिजिक्स के पेपर में आएंगे 6 मार्च को, जिसमें क्वेश्चन है तरंगाग्र क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन की व्याख्या करो। एक होता है अपवर्तन के लिए और एक है क्या यहाँ पर परावर्तन के लिए। अपवर्तन या परावर्तन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आप लोग ये मत कहना कि भैया बताया नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि यार मतलब 7 सेट जैसे यूपी में पूरे बनेंगे आपको 7 सेट, ठीक है ना। तो अब 7 सेट में से क्वेश्चन एक ही परावर्तन नहीं पूछेगा, कभी किसी में परावर्तन किसी के में अपवर्तन, इस तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। अगला अथवा में क्वेश्चन है एलईडी, जिससे आप लाइट एमिटर डायोड या हिंदी में बोलते हो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, से क्या तात्पर्य है? इसका सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि, है ना, पूरा जब बताओगे तब जाकर के आपको 5 नंबर ये मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके का ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूरा का पूरा हमने बता दिया आपको। बाकी नोट्स के लिए भी आपको नंबर दे दिया गया है, आप वीडियो में देख ही सकते हो, है ना। तो 99 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा अगर चाहिए तो, है ना, जो कि ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके आप पूरा नोट्स भी परचेस कर सकते हो 99 रुपये में PDF नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आपको इसी प्रकार से सेट में अनसॉल्व सेट के कराता रहूंगा। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिएगा। और एग्जाम तक आपको यानी कि सारी तैयारी कराई जाएगी, क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।